ठीक है ना। अच्छा ये थोड़ी सी बात जरा एक करनी थी। अच्छा, मैं ना आज जो पढ़ाऊंगा मैं कुछ स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ाऊंगा अभी, मैं टुवर्ड्स द एंड पढ़ा दूंगा क्योंकि वो ज्यादा पर्पस नहीं है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी वाइल लूप्स इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म में मेरा जो फोकस होंगे वो वाइल लूप्स होंगे, ठीक है। इफ स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, स्विच केसेस शायद ही मैं दूं, ठीक है। स्विच केसेस रियल लाइफ में भी बहुत कम यूज होते हैं, क्योंकि जो वो काम करते हैं वो आप इफ स्टेटमेंट से भी कर सकते हो, ठीक है। बट यूज होते हैं बट इतना नहीं होते, तो आई मे नॉट, इफ स्टेटमेंट्स शुड बी, उनको करना जरूर, स्किप ना करना, बट दे शुड बी नीचे ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट। और वाइल लूप्स जो है और यूजर इनपुट, इफ स्टेटमेंट्स, ये चीजें आपकी उस पर ऊपर होनी चाहिए। एक और चीज जो मैंने क्लियर करनी है आप लोगों के लिए भी, जो लोग ये रिकॉर्डिंग देखें बाद में उनके लिए भी, कि जब कोई लैब आपको कहती है कि आपने इस क्वेश्चन में इफ स्टेटमेंट यूज करनी है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज करनी है, आप एल्स इफ या एल्स यूज नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों इतने बच्चों ने ये गलती की है कि वो आते हैं और ये पूरा कोड इफ से भरा हुआ है, ठीक है। और वो कह रहे थे कि हमें तो लगा था कि वहां पे लिखा था इफ स्टेटमेंट्स यूज करनी है, तो हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, हमें नहीं पता था कि एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं इस मसले। हालांकि इसको अवॉइड करने के लिए लैब 6 में मैंने लव्स इफ स्टेटमेंट्स को हटा ही दिया और मैंने कंडीशनल्स का वर्ड यूज किया। वहां भी बच्चों ने ये कहा कि नहीं, चूंकि पिछली लैब में इफ स्टेटमेंट था तो हमें लगा कि सिर्फ इफ यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है। व्हेन वी से इफ स्टेटमेंट्स वी मीन के सारा कंडीशनल्स का सारा कॉन्सेप्ट, इफ यूज करें, एल्स यूज करें, एल्स इफ यूज करें, नेस्टेड इफ यूज करें, जो मर्जी करें, व्हाटएवर द कोड डिमांड्स, ठीक है ना। तो ये कोई चीज नहीं होती। एंड यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मैंने स्लैक पे भी कई दफा मैसेज किया, वाइवास में हमने बताया है। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, एंड आई विल नॉट टेक दिस एज एन एक्सक्यूज इन द मिड टर्म, ठीक है। ये अच्छा, रोहान नहीं, मंडे को लैब होगी। हाँ क्या? मंडे को लैब होगी। जो L3 है उनकी लैब मंडे को होती है अमूमन, तो उनकी नहीं होगी क्योंकि मंडे को छुट्टी है, तो आपकी वो हमने फ्राइडे को ड्यूरिंग लेक्चर आज रख दी है, और उसी में आपकी वो इन लैब होगी, लेक्चर नहीं होगा, इन लैब होगी, और वो आपका मिड टर्म होगा बेसिकली। ठीक है, तो मतलब हमारा मिड टर्म, ऑफिशियल मिड टर्म भी उस दिन ही है तो। हाँ, यानी मिड टर्म जो है आपका वो एक एक लैब को हमने मिड टर्म बना दी, जो अगली लैब होनी थी, वैसे लैब 7 होनी थी, हमने उसको मिड टर्म बना दिया। तो आपके मिड टर्म के वही 3 कंपोनेंट्स, एक प्री लैब है, एक इन लैब और एक वाई वाई, तो वही आपका मिड टर्म काउंट होगा, ठीक है। प्री लैब अभी रिलीज हो चुकी है, तो एलएमएस पे पड़ी हुई है। मिड में कोई थ्योरी इन नहीं है? हाँ क्या? मिड की थ्योरी नहीं होगी कोई? मतलब सर अच्छा, शाफे के हम। सर शाफे तो चाह रहे थे कि लैब वो जो है वो मेटम प्योरली लैब बेस्ड हो, ठीक है। क्योंकि सर आपको पढ़ानी है प्रोग्रामिंग, और अगर आप लैब में पास हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। लेकिन हाँ, जो टीएस हैं आपके वो चाह रहे थे कि बीच में थ्योरी भी हो, क्योंकि लैब में सब लोग अच्छा नहीं करते। तो फिर मैंने कहा कि हम जरा दरमियानी से अप्रोच अपनाते हैं। पहले प्लान ये था कि हम आपको लैब लेंगे, उसके बाद एलएमएस पे क्विज ले लेंगे। लेकिन एलएमएस से क्विज का मसला ये है कि वो मतलब एलएमएस क्रैश हो गया, ये उस तरह के हजार मसले आ जाते हैं, फिर आपको स्विच करना पड़ेगा। पहले आपके पास एक पीडीएफ है लैब की, उस पर आप वीएस कोड में काम कर रहे हो, फिर एकदम से उसकी डेडलाइन खत्म हो, सडनली यू हैव टू मूव टू एलएमएस और वहां पे कुछ सॉल्व करना है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि वो जो आपकी लैब की पीडीएफ होगी ना, उसके अंदर एक दो तो प्रोग्रामिंग टास्क होंगे ना, उसके अलावा एक आधा उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम डाल देंगे। कुछ हो सकता है कुछ एमसीक्यूज डाल दें, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डाल दें, उसका आंसर आपने बस टाइप करके आप चाहे अपनी सीपीपी फाइल में टाइप कर देना, चाहे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप कर देना, प्रॉब्ली वर्ड डॉक्यूमेंट में पीडीएफ बना के वो साथ में सबमिट कर देना विद द सीपीपी फाइल्स। तो वहीं पे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी ले लेंगे। मतलब दोनों चीजें एक साथ ही हो जाएंगी, लैब के बाद आपके उसी टास्क के अंदर वो भी आ हाँ, उसी जाएगा। लैब वाली पीडीएफ जो आती है ना, उसके अंदर ही हमने एक दो थ्योरेटिकल तो क्वेश्चंस लिखे होंगे, वो होगा। तो रोहन बहुत भाई इसके लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा? 12:25 तक टाइम ही होगा, 11 से 12:25, या जो भी जितना भी टाइम मिलता है यूजुअली। आपकी क्लास कितनी लंबी होती है CS100 की? हाँ हाँ, हमें 11 से 1 तक की वैसी क्लास होती है ना, लेकिन हम लोग तो क्या कहते हैं 12:25 तक हमें सबमिट कराना होता है एलएमएस पे, जो डेडलाइन होती है, तो हमें हाँ वन नहीं, आवर मैं ट्वेंटी उसके फाइव मैं वो पूछ रहा हूँ, जो CS100 का लेक्चर होता है ना फ्राइडे को, आपका लेक्चर कितना अच्छा, लंबा होता है? लेक्चर हमारा 50 मिनट्स का, 9:30 to 10:20। 9:30 to 10:20, अच्छा। हाँ, तो फिर आपका जो आपकी जो वो है ना, वो एक पूरे 1 घंटे की हम लैब लेंगे, क्योंकि उससे हमें चीट नहीं कर सकते, हो सकता है उसके बाद किसी और का लेक्चर हो। तो फिर उस टास्क भी मैं उस हिसाब से बनाऊंगा, छोटे होंगे, या एक बड़ा टास्क दे दूंगा या दो बहुत छोटे टास्क दे दूंगा। स्पीड अपनी बनाना, ठीक है।
क्योंकि कोई ना कोई बच्चा होगा जो कहेगा कि मैं जितनी मर्जी उसको आसान बना लूं, कोई ना कोई बच्चा आगे जरूर कहेगा कि मेरे से टाइम पे नहीं हुआ, ठीक है। तो वो ज़ाहिर है वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है। कुछ स्पीड और स्पीड, अगेन वही बात है, मैंने पहले भी ज़्यादा दफा कहा है कि एक ही तरीका है टू प्रिपेयर फॉर अ लैब और अ मिड टर्म, तो वो ये क्या प्रैक्टिस करें। गूगल पे जाएं, और इस समय अभी भी यहाँ गया था और ये मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहाँ पे देख रहा था, ठीक है। आप गूगल पे जाएं, आप लिखें C++ व्हाइल लूप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, 1000 लिंक्स आ जाएंगे, कोई भी खोल लें। ये किसी यूनिवर्सिटी वालों ने ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, boarding.edu, उन्होंने ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी मैं कुछ कराऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस ढूंढे, उन्होंने सॉल्व भी किए होते हैं कई दफा, ठीक है। तो हो जाएगा, स्पीड बन जाएगी। और भाई जो हमारा प्री लैब है वो ज्यादा वो दोनों ही टास्क वाइल लूप पे बेस्ड है, तो हम वाइल लूप भी प्रैक्टिस करें जो, क्योंकि प्री लैब में जो आते हैं वही यूजुअली इन लैब आता है अच्छा, जो। ये भी ना बच्चों की कंफ्यूजन है, क्योंकि एक दफा ऐसे हुआ कि प्री लैब में एक चीज, मुझे याद भूल गया कि सेक्शन में था, लेकिन प्री लैब में एक टॉप, आई थिंक मैंने स्विच स्टेटमेंट्स प्री लैब में नहीं दी और इन लैब में दे दी थी, ऐसा कोई सीन हुआ। तो एक बच्चा आ गया कि सर आपने प्री लैब में नहीं दी थी तो इन लैब में क्यों आई है। तो ये मैंने कहीं नहीं कहा था कि जो चीज प्री लैब में आती है वही इन लैब में आएगी, यानी जो सिलेबस में चीजें इंक्लूडेड है, यानी उस अप टिल दैट लैब जो चीजें सर ने पढ़ाई है, इनका लेक्चर्स, जी वो सारी इंक्लूडेड होती है। तो हो सकता है प्री लैब में एक चीज ना आए और इन लैब में आ जाए, इफ इट्स पार्ट ऑफ द सिलेबस तो वो आ सकती है, ठीक है। मैंने प्री लैब में अगर वाइल लूप्स दिए हैं, उसका मकसद ये था कि अभी तक आप लोगों की वाइल लूप्स की प्रैक्टिस कम हुई है। इफ स्टेटमेंट्स पे 2 लैब्स हो चुकी हैं, वाइल लूप्स पे एक भी नहीं हुई, तो आई वांटेड कि आपकी उसकी एक दफा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एंड मुमकिन है कि मैं इन लैब में कोई क्वेश्चन हो जो वाइल लूप्स पे ना हो, कि पुरानी चीजों पे हो, ठीक है। प्री लैब का मकसद ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो एक दफा वाइल लूप्स की, तो इसलिए मैंने दिया है वो, ठीक है ना। अच्छा, मेरी आवाज अगर कट रही है तो मुझे बता दो, लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्डिंग में देखा था तो आवाज कट रही थी, नहीं नहीं, मुझे क्लियर बता आ दिया रहा जाए। नहीं, है, क्लियर आ रही है। ठीक है, अगर कटे तो बता देना, मैं वो 4G पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अच्छा, सर हाँ अहमद पूछो। सर एस्केप सीक्वेंसेस इम्पोर्टेंट है। एस्केप सीक्वेंसेस इजी थे, अक्सर बच्चे यूज भी कर रहे थे कि मतलब आपने एक नई लाइन बनानी है, ये हेलो वर्ल्ड आप लिख रहे हो, सी आउट कर रहे हो, सी आउट हेलो वर्ल्ड, और आपने इसके आगे एक नई लाइन लगानी है। एक तो ये कि आप ऐसे लिख के एंड लाइन कर दो, ठीक है। लेकिन इससे छोटा तरीका जो है वो ये होता है कि आप यहीं पे एक स्लैश एन लगा दो, ठीक है। तो ये नहीं सर, एस्केप सीक्वेंस होता है, वो जो तो इसमें चीजें कोई खास मुश्किल स्पेसिस चीज करनी है। तो मैं रिक्वायर ना करें, नहीं करेंगे। अच्छा वो नहीं, वो सेट प्रिसीजन वगैरह ना, वो प्रॉब्लम मैं नहीं दूंगा, सेट प्रिसीजन और उस तरह की चीजें, ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, चलें आगे चलें फिर, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल जो बच्चे अक्सर पूछ रहे थे, मुझे बहुत ईमेल्स आई कि अगर हम एक लैब में मीन से नीचे हैं या मीन के ऊपर हैं या एग्जैक्टली मीन के साथ साथ हैं, तो उसका उसका क्या मतलब है। तो आप लोग में से अक्सर फ्रेशीज हो तो आपको शायद वो उसका पता ना हो। तो अगर let's say कि ये जो है ये है मार्क्स यहाँ पे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जो है वो है सॉरी एक्स एक्सिस पे मार्क्स होते हैं। लेट्स से एक सिंगल लैब की हम बात करें तो मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स 0 हो सकते हैं। आप कुछ लिख रहे हैं तो मुझे नहीं आ रहा। आपकी आवाज भी बीच में थोड़ी थोड़ी लैग होना शुरू हो जाती है, और जो आप लिख रहे हो नजर नहीं आ रहा अभी। अच्छा जी, सॉरी मैं डिस्क्रिप्ट हो गया था, मैंने 4G पे शिफ्ट हो गया, तो दोबारा नहीं होता प्रॉब्लम। अच्छा, मैं वो बताने लगा था कि अगर आप मीन पे हो, मीन के ऊपर और नीचे हो, तो उसका क्या मतलब होता है, एंड व्हाट डू आई मीन जब मैं बार बार कह रहा होता हूँ कि मीन नीचे आना चाहिए ये वो। तो लेट्स से आपके एक्स एक्सिस पे मार्क्स है कि आपके क्लास में कितने मार्क्स आए, और वाई एक्सिस पे आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके वो मार्क्स आए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से 15, और अगर एक आपके पास एक पॉइंट ये है, लेट्स से एक पॉइंट आपके पास ये है, ठीक है। दिस मीन्स के ऐसे 15 बच्चे थे जिनके 30 मार्क्स आए, ठीक है। तो इस अमूमन जो एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना इस चीज की, वो इस तरह से बनती है।
हमारे पास। ऐसे, ठीक है, जिसे नॉर्मल कर्व बेलमैन्स कर्व कहते हैं, ठीक है, जिसमें ये जो मार्क्स होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा बच्चों के आए होते हैं, बेसिकली ग्राफ की हाइट जहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब है कि वहां पे ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा बच्चों के मार्क्स अराउंड 55 है। ये जो 55 मार्क्स हैं, सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स 55 आए, ठीक है, ये आपका मीन होता है। ये जो नंबर है ना 55, ये आपका मीन होता है, ठीक है। आप और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 5 है, तो मीन के आगे +5 यानी कि यहाँ तक, और मीन के पीछे +5 यानी कि यहाँ तक। ये जो रीजन है ना पूरा, ठीक है, इस रीजन में फॉल करने वाले सारे बच्चों का तकरीबन आप अजूम कर सकते हो कि वही ग्रेड आएगा जो मीन पे आता है। तो अगर मीन पे बी आता है, ये इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्टर मीन के ऊपर बी देता है या बी प्लस देता है, बी माइनस देता है, ठीक है। तो अगर इंस्ट्रक्टर ने डिसाइड किया कि वो बच्चा जिसके मार्क्स मीन के इक्वल है उसको मैं बी दूंगा, तो अगर आप मीन के ऊपर हो या मीन से +-5 आगे पीछे हो, +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे पीछे हो, तो आप अजूम कर सकते हो कि आपका बी आएगा या बी प्लस आएगा, जो भी इंस्ट्रक्टर ने डिसाइड किया होगा, ठीक है। अगर आप मीन के से एक स्टैंडर्ड डिवीजन से ज्यादा आगे हो, यानी लेट्स से आप यहाँ लाई कर रहे हो इधर कहीं पे, ठीक है, तो आप उस ग्रेड से एक ग्रेड ऊपर आ जाओगे, और जितना आप मीन से आगे जाते जाओगे उतने ग्रेड्स आप ऊपर जाते जाओगे, जितना मीन से लेफ्ट पे जाते जाओगे उतने ग्रेड नीचे आते जाओगे। और ये एक लैब पे डिपेंड नहीं करता, ये तो एक लैब की बात हो रही है ना। एंड पे जब हम सारी लैब्स को टोटल कर लेंगे, लेट्स से अगर आपकी 15 लैब्स होती हैं, तो इसी तरह की एक कर्व बनेगी आपकी टोटल लैब्स के बारे में, ठीक है, और टोटल लैब्स की सारे कंपोनेंट्स के बारे में। उस दिन मैंने आपको वो प्री लैब में एक एग्रीगेट वाला टास्क दिया था, उसका ये मकसद था आपको ये चीज समझ आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी टोटल एग्रीगेट जो है 100 है, ठीक है, एग्रीगेट जिसमें आपकी लैब्स क्विज़ेस सारे मार्क्स शामिल हैं, ठीक है, और उसमें फिर उसमें हम अजूम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन बने, ठीक है, जिसमें कुछ जो बहुत कम बच्चे हैं कि जो 90 से ऊपर जाए, ठीक है। और अब ये भी इंस्ट्रक्टर के ऊपर होता है कि इंस्ट्रक्टर कितने परसेंट के ऊपर ए प्लस देता है, ठीक है, ये भी इंस्ट्रक्टर अपनी मर्जी से डिसाइड करता है। कुछ एलएमएस का रोल होता है, कुछ इंस्ट्रक्टर अपनी मर्जी से डिसाइड करता है। तो लेट्स से कि सर शाफी डिसाइड करते हैं कि मैं 85% और उससे ऊपर वाले बच्चों को दूंगा ए प्लस, 75 और उससे ऊपर वाले बच्चों को दूंगा ए, और 70 और उससे ऊपर वाले बच्चों को ए माइनस दूंगा। तो ये वाले सारे बच्चे जो हैं, ये वाला सारा एरिया, इन बच्चों सबको ए माइनस या उससे ऊपर मिल जाएगा। इस तरह से सीन बनता है, ठीक है। बेसिकली वो इस ग्राफ की बेस पे होगा, एग्रीगेट वाले ग्राफ की बेस पे, ठीक है सर ना। हाँ सर, तो जो आप हमें मीन भेजते हैं वो यूजुअली होते हैं 75 एक लैब पे, वही वैसी, और उसकी स्टैंडर्ड एसडी होती है कि 35, वो तो ग्रेड से भी 100 से भी ऊपर चली जाती है, तो उसका क्या हाँ, तो सीन होता है? उसका सीन ये होता है कि अगर मुझे यहाँ पे जो हैंड टूल मिले ये डाल, तो उसमें आप समझ लो कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है ना, वो यूं बन रही है कि सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पे हैं, यानी अराउंड 90 से भी ऊपर, 90-100 के दरमियान में, ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे इधर हैं। तो अब अगर सर ने डिसाइड किया कि मैंने मीन के ऊपर बी देना है, ठीक है, और आप ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसने यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है, तो आपकी चाहे 100 ही क्यों ना हो, आपका क्या आएगा, वही ग्रेड जो मीन पे आता है, आपका बी आएगा। या लेट्स से कि सर फिर कहते हैं कि सर को कुछ तो कट ऑफ बनाना है कि किसी बच्चे का तो ए आए, तो लेट्स से कि सर वो यहाँ बना देते हैं, अगर मीन के ऊपर सर ए प्लस तो देने नहीं वाले, ठीक है, वो अलाउड ही नहीं है, वो आप नहीं दे सकते, तो सर लेट्स से यहाँ कट ऑफ बनाते हैं कि इससे ऊपर जो बंदा होगा उसका ए प्लस या ए आएगा, ठीक है। तो ये कितने थोड़े, ये इन बच्चों का आएगा, और ये बहुत छोटा सा कट ऑफ बनता है। लेकिन लेट्स से सर कहते हैं कि लेट्स से अगर 95 मीन आ रहा है, तो सर कहेंगे कि अच्छा जिसका 98 प्लस है उसका ए आएगा, ठीक है। तो ये मुश्किल काम है ना काफी, और ये पीछे काफी। जो ये यहाँ से पीछे का सारा एरिया है, ये रुल जाएगा, ये वाले सारे बच्चे, ये सारे तो रुल सर जाएंगे। यूजुअली पिछले साल क्या मीन था इस लैब का, सर शाफी अब क्लास का? मसला ये है ना कि हमारे पास ऑनलाइन सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ है, कर्व जिस तरह की आ रही है, ठीक है, और तो तो वो 90% प्लस पे बी होएगा और उसके ऊपर ए डिसाइड होएगा, वो तो फिर काफी मुश्किल नहीं होगा? लास्ट सेमेस्टर मुझे याद नहीं है कि क्या बना था, क्योंकि मैं उस टाइम सी स्टूडेंट में टीए नहीं था। जी। लेकिन मतलब पिछले ऑनलाइन सेमेस्टर में हालात काफी खराब रहे हैं ग्रेडिंग वगैरह के ना, तो इसलिए अगर आप सब लोग चीटिंग करते हो तो सबका नुकसान है, ठीक है, किसी के भी मार्क्स नहीं आएंगे, ये पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। मैं अब यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ और हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। लेकिन क्विज और फाइनल वगैरह के साथ मिलकर ये बैलेंस नहीं हो जाएगा मीन वगैरह? क्या हो जाएगा? हाँ, तो क्विज में भी टीचिंग वैसे चीटिंग करते हैं ना, हर टाइम जगह वगैरह करते कम हैं। ही रखो फिर।
हाँ, और वो जिस जो पिछला क्विज 1 था, आप लोग कह रहे थे कि टाइम बहुत कम था, तो सर शाफी को मैंने कहा कि सर बच्चे कह रहे हैं टाइम कम था, तो सर ने कहा भाई 75% बच्चों ने टाइम से पहले खत्म कर लिया, ठीक है, तो सर ऐसे। टाइम का वो नहीं था, वो लीनियर का थोड़ा बहुत मसला था, क्योंकि मैंने एक सवाल किया था, फिर मुझे समझ आई नहीं, मैंने गलत कर दिया, पीछे आके उसको सही कर सकता था जल्दी जल्दी अच्छा में। हाँ, वो भी तो ना ये हमारा चीजें जो हम वो सर इसलिए करते हैं ताकि वो चीटिंग रुक सके। मसलन पता है क्या होता है, हमने किया होता है क्वेश्चंस की ऑर्डरिंग रैंडमाइज्ड, तो आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक और बच्चे के लिए वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो अगर आपने और उसने चीटिंग करने का प्लान बनाया है, आपने क्वेश्चन 1 खोला और उसको अभी वो क्वेश्चन नजर नहीं आया हुआ, ठीक है, तो आपको आगे जाना पड़ेगा या उसको आगे जाना पड़ेगा, और फिर आप पीछे नहीं आ सकते। तो इस तरह चीटिंग नहीं होती। बच्चों की आपस में चीटिंग नहीं होती। खैर, लेकिन बच्चे गूगल से भी कर लेते हैं, तो इसलिए हमने रैंडमाइज एक्सेस नहीं दी होती कि आप पीछे नहीं जा सकते। समझ रहे हो ना? जी सर, जी जी। हाँ, ठीक है। अच्छा, आधा घंटा इस पे लग गया, मैं अब पढ़ाने पे आता हूँ। अच्छा, आज का जो मकसद है मेरा ज्यादा पढ़ाने का, वो वाइल लूप्स है। और उसके बाद स्विच वगैरह के ऊपर ना मैं कोई छोटी वीडियो रिलीज कर दूंगा, या बाय द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल मुझे याद कर देना, मैं स्विच पढ़ा दूंगा। वैसे स्विच का इजी सीन ही होता है, कि आपने एक आपके पास एक वेरिएबल है, लेट्स से एक इंटीजर है x इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जांपल, तो आपने सीन की है इसकी वैल्यू, और आप चाहते हो इसकी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू आपकी काम करना चाहते हो, तो आप इस स्टेटमेंट से भी कर सकते हो कि इफ x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कुछ और कुछ डू समथिंग, ठीक है। एल्स इफ अगर x इज इक्वल टू 1 है तो डू समथिंग एल्स, एंड एल्स अगर x की वैल्यू इन दोनों के अलावा कोई भी और वैल्यू है, देन डू समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट से भी कर सकते हो, या आप अगर आपके पास वन नंबर इंटीजर वगैरह है, तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी छोटी पड़ती है, सिंटैक्स भी जरा बेहतर रहता है उसका। तो आप स्विच में एक्स लिखोगे, अंदर आप केसेस डिफाइन करोगे, तो केस 0, ठीक है, कि अगर एक्स की वैल्यू 0 है, देन आई विल फॉर एग्जांपल यहाँ पे डू समथिंग, ठीक है, एंड देन ब्रेक, ठीक है। अगर केस 1 है, देन आई विल अगेन डू समथिंग एल्स, एंड देन अगर सर केस, और एक अगर and for and everything else, ठीक है, I'll do something else and then, हाँ बताओ। यस सर, सर मैंने वो बुक पढ़ा था, तो उसमें एक चीज थी कि केस 1 क्या कहते हैं, कॉलन केस 3 कॉलन केस 7, और नीचे लिखा होता ऑड। तो ये इसका क्या था कि जो ये सारे केसेस हैं, इन नंबर पे सारे ऑड हैं, तो इससे ये डिफाइन हो रहा था, जैसे हम इफ एल्स में भी कर देते हैं। क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आई। जैसे केस 1 कॉलन केस 3 कॉलन केस 7 सारे ऑड नंबर्स बता रहा था ना, 1 3 7 5, और नीचे लिखा हुआ था कि सी आउट ऑड नंबर्स, ऑल दीज आर ऑड नंबर्स, ऐसे कुछ लिखा ऐसे हुआ था। हाँ जी सर, ऐसे। ऐसे हाँ, हो सकता यस है कि ये भी सिंटैक्स सिंटैक्स वैलिड हो। हमने भी ये पढ़ाया नहीं है, तो आपको इस पे टेस्ट नहीं करेंगे, तो ये वैसे मुझे भी नहीं आता, सर। मैंने भी कभी नहीं देखा। हो सकता है कि हो। जी कई चीजें जी मतलब सर। मुझे आपको पढ़ाते हुए पता चलती हैं, मसलन वो जो आप एक इफ स्टेटमेंट्स में वो एक और का ऑपरेटर यूज करते हो ना, ये वाला, कि इफ जी सर। x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 100 फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता चला था कि जी कुछ सर। बच्चों ने यहाँ पे सिंपली और लिख के देखा और वो भी चल गया, ठीक है। ओ। तो मुझे नहीं पता था कि ये और भी यूज हो जाता है, लेकिन हो जाता होगा, ठीक है, सही है। बाकी लैंग्वेजेस में तो है, पाइथन में है, पाइथन में एंड और ही यूज होते हैं। मुझे नहीं पता सी प्लस में भी आ गया हुआ, ठीक है, तो खैर है। अच्छा जी, ये क्यों आगे जा रहा था? अच्छा, तो मैं खैर स्टेटमेंट्स से मैं आगे आता हूँ, मैंने वाइल लूप्स पढ़ाए थे। वाइल लूप्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। वो वाइल लूप्स का मकसद ये होता है, किसी भी लूप का मकसद ये होता है कि आपने कोई काम रिपीटेटिवली करना है, बार 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 एक ही पीस ऑफ कोड को आपने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने एक बड़ी जो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल से करते हैं, कि आपने 1 से 100 तक काउंटिंग करनी है, आपने प्रिंट करने हैं 1 से 100 तक सारे नंबर सी प्लस प्लस में। तो आप कैसे करोगे? तो आप पहले 1 प्रिंट आउट करोगे, ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल एंड लाइन डाल दो, फिर आपने 2 प्रिंट आउट किया, एंड लाइन डाल दिया, ठीक है। इसी तरह आप चलते गए, आपने आगे 3 प्रिंट आउट किया, यहाँ पे आपने पहले 4 कर दिया, उसको 5 कर दिया, 6 7 8 9 10, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और अगर आपने 100 तक करना है तो इस तरह से 100 लाइंस ऑफ कोड बनेगा। बट इफ यू नोटिस कि इस पूरी लाइन ऑफ कोड में ये जो सी आउट वाली चीज है, ये वाली चीज, ये सेम रह रही है, और ये नंबर के बाद वाली पूरी चीज भी सेम रह रही है। द ओनली थिंग दैट्स चेंजिंग इज दिस नंबर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाइल लूप्स हमारी मदद करते हैं। तो ये एक रिपीटेटिव टास्क है, हर लाइन पे टास्क एक ही हो रहा है, बस जो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है ये वाली, ये चेंज हो रही है। कभी 1 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, फिर 4 आ जाता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो व्हाट वी कैन इंस्टेड डू इज
कि हम एक वेरिएबल बनाए, लेट्स कॉल इट आई फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके अंदर आपने लेट्स से 1 स्टोर कर दिया, लेट्स इरेज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। व्हाट वी वांट के हो इज के आप आई की वैल्यू 1 है, आपने ये लाइन रन की, ठीक है, फिर आपने आई की वैल्यू 2 कर, यहाँ पे सॉरी आप आई लिखते हैं, ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 है, हमने ये लाइन रन की तो 1 प्रिंट हो गया, राइट। फिर हम ये चाहते हैं कि आफ्टर रनिंग दिस लाइन हम वापस ऊपर जाएं और आई की वैल्यू को 2 कर दें और फिर ये लाइन रन करें, तो इस दफा 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम ऊपर जाएं आई की वैल्यू को 3 करें और फिर ये लाइन रन करें, तो इसके बाद इस दफा 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम आई की वैल्यू को 4 कर दें और फिर ये प्रिंट करें, और ये हम करते रहें जब तक कि आई की वैल्यू 100 ना हो जाए, ठीक है। इस तरह की चीजों में व्हाइल लूप आपकी हेल्प करते हैं। तो आप क्या करते हो कि आपने इसी तरह आई डिक्लेयर किया, ठीक है, यहाँ पे आप एक व्हाइल लूप लगा देते हो। व्हाइल का सिंटैक्स वही है जो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स था। याद है इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स? आप इफ लिखते हो, एक राउंड ब्रैकेट जिसके अंदर एक कंडीशन आती है जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर आप बताते हो कि करना क्या है डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन। व्हाइल लूप का भी यही सिंटैक्स है। व्हाइल आता है, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट जिसके अंदर एक कंडीशन आती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इस इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो मैं ये वाला जो कोड है हमारा, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो जब तक ये वाइल वाले राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो कंडीशन मैं लिखी है, अभी मैंने लिखी नहीं है, जब मैं लिखूंगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये कोड बार 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 चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये कोड तब तक चलता रहे जब तक आई की वैल्यू 100 नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक आई की वैल्यू 100 या उससे कम है तब तक ये कोड चलता रहे। तो आई से इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है, तब तक ये कोड चलता रहे, ठीक हो गया। तो अब होगा क्या, देखो इसमें और इफ स्टेटमेंट में क्या फर्क है। यही चीज अगर मैं इफ स्टेटमेंट में लिखता ऐसे, एग्जैक्टली यही चीज, यानी बेसिकली अगर मैं आपके सामने करूं कि मैं इस पूरे चीज को कॉपी करूं, नीचे पेस्ट करूं और मैं वाइल की जगह इफ लिख दूं, बस, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट क्या करती है कि इफ स्टेटमेंट यहाँ पे आती है लाइन नंबर 14 पे, वो ये कंडीशन चेक करती है कि क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है, आई की करंट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है, ठीक है, आई की करंट वैल्यू 4 है, दिस कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, तो वो ये कोड रन कर देगा एक दफा। उसने एक दफा ये कोड रन किया, ये वाला लाइन नंबर 16 वाला, और फिर वो आगे चला गया, ठीक है, और प्रोग्राम खत्म हो गया। व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता। व्हाट हैपेंस इन अ व्हाइल लूप इज कि वो आया यहाँ पे लाइन नंबर 9 के ऊपर, उसने ये कंडीशन चेक की, इज दिस कंडीशन ट्रू फॉर द करंट वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, ये ट्रू थी, ठीक है, 4 इज लेस देन 100, तो उसने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो उसने ये कोड रन किया, बट अभी वो आगे नहीं जाएगा, इट कम्स बैक अगेन ऊपर यहाँ पे। उसने दोबारा ये कंडीशन चेक की कि क्या आई की वैल्यू अभी भी लेस देन 100 है, अगर लेस देन 100 है तो उसने फिर ये लाइन एग्जीक्यूट की और फिर वो ऊपर गया, फिर उसने चेक किया क्या आई की वैल्यू अभी भी लेस देन 100 है, नीचे आया, फिर उसने ये लाइन एग्जीक्यूट की, ठीक है। तो वो तब तक ये लाइन एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। एज लॉन्ग एज इट इज ट्रू ये कोड चलता रहेगा, ठीक है। और अभी इस कोड में आपको नजर आ रहा होगा कि ये कंडीशन हमेशा हमेशा के लिए ट्रू रहेगी, हम आई की वैल्यू चेंज कर ही नहीं रहे, है ना, आई की वैल्यू 4 है, इसने 4 ही रहना, ठीक है। आप जितनी मर्जी दफा उसको प्रिंट कर लें, प्रिंट करने से उसकी वैल्यू तो नहीं ना बदल जानी, तो आई की वैल्यू 4 ही रहेगी और ये प्रिंट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ये एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा, ठीक है। समीन का मैसेज आया था कि शी कांट हियर मी, कैन एवरीवन हियर मी? यस सर, जी ठीक सर। है, ये okay. वो कि इंटरनेट का मसला होगा था। अच्छा, तो लेट मी रन दिस फॉर यू। ये एक इन्फिनिट लूप है, पब्लिक प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, या देखते क्या होता है, डॉट स्लैश ए, ये देखो क्या हो रहा है, 4 प्रिंट हो जा रही है, स्क्रॉल बार देख रहे हो मेरा कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये 4 प्रिंट हो ही जा रहे हैं, अभी तक हो ही जा रहे हैं, 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 पागल हो गया, ठीक है। और वो रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। वो 4 प्रिंट कर ही जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे ना, आई की वैल्यू 4 ही है और वो प्रिंट हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, ठीक है। वेयर एज अगर इसकी जगह मैं इफ लिखता तो क्या होता, वॉच, सिर्फ एक दफा 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। वो आया लाइन नंबर 9 पे, उसने देखा ये कंडीशन ट्रू है, उसने ये प्रिंट किया और फिर वो याद जाके उसने रिटर्न किया, प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है। तो व्हाइल लूप तब तक चलती रहती है जब तक कंडीशन ट्रू हो। तो व्हाट आई वांट, मैं ये नहीं चाहता कि 4 प्रिंट होता रहे, मैं चाहता हूं कि लेट्स स्टार्ट विद 0, और मैं चाहता हूं कि आई की वैल्यू हर दफा +1 से इंक्रीज हो जाए और जब 100 पे पहुंचे तब ये खत्म हो जाए। तो व्हाट आई विल डू इज कि हर दफा आफ्टर प्रिंटिंग आई मैं आई की वैल्यू में 1 प्लस कर दूं, ठीक है। ये आपने ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, या वो लंबा काम करना है तो आई इक्वल टू i+1 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। बट खैर इस पे आपकी लैब हुई थी एक, भी आपको अब तक आता होगा, इस तरह कर लें या ++i कर लें, एक ही बात है, ठीक है। इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। तो अब होगा क्या, अगेन लाइन बाय लाइन चलते हैं।
लाइन नंबर 9 पे आप आए, लाइन नंबर 8 पे आप आए, प्रोग्राम शुरू हुआ, आपने एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू थी 0, ठीक है। आप लाइन नंबर 9 पे आए, आपने ये कंडीशन चेक की, ठीक है, यानी फॉर द करंट वैल्यू ऑफ आई इज 0 लेस देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन है ट्रू, ठीक है, दिस कंडीशन इज यहाँ ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू लिखा गया एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू आ जाए तो ये कोड हम एग्जीक्यूट कर देते हैं जो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने पहले आई की वैल्यू सी आउट की, विच मींस यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ जाएगा टर्मिनल के अंदर, ठीक है। और फिर आई की वैल्यू में हमने 1 प्लस कर दिया, विच मींस आई की वैल्यू अब 1 हो गई, ठीक है। और चूंकि एक वाइल लूप है, ये आगे नहीं जाएगा, ये वापस कंडीशन चेक करने के लिए दोबारा ऊपर आएगा। अब ये चेक करेगा तो आई की वैल्यू 1 हो गई होगी, तो इट विल चेक इज 1 लेस देन इक्वल टू 100, इट इज, तो ये दोबारा ये कोड रन करेगा ये पूरा वाला, ठीक है, क्योंकि कंडीशन अभी भी ट्रू है, ठीक है। तो उसने दोबारा ये कोड रन किया, उसने आई की वैल्यू प्रिंट की, यहाँ पे 1 आ जाएगा इस दफा, ठीक है। उसने फिर आई की वैल्यू में 1 प्लस कर दिया, तो अब आई की वैल्यू 2 होगी। फिर वो वापस कंडीशन चेक करने आया, अब उसने चेक किया इज 2 लेस देन इक्वल टू 100, ये भी ट्रू है, एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा जब तक कि आप 99 पे नहीं आ जाते, या लेट्स से 100 पे नहीं आ जाते। जब आपने यहाँ पे आई प्लस प्लस किया और आई की वैल्यू 100 हो गई, तो आपका कोड दोबारा ऊपर आएगा, वो चेक करेगा कि इज 100 लेस देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन भी ट्रू है, क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू कहा हुआ है, सिर्फ लेस देन नहीं कहा हुआ, ठीक है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो इट सेज ट्रू, ठीक है। और ये कोड दोबारा रन होता है, आपने 100 को प्रिंट किया और आपने आई की वैल्यू में फिर +1 कर दिया, तो अब आई की वैल्यू 101 हो गई है, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू थी वो अब हो गई है क्या, 101। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, और सिर्फ यहाँ पे फॉल्स आ गया है, अब ये वाला कोड रन नहीं होगा, और अब आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ आगे आ जाएगा और रिटर्न करके प्रोग्राम एंड कर देगा। हम यहाँ पे एक सी आउट लिख सकते हैं, द व्हाइल लूप हैज एंडेड, ठीक है। इस लाइन पे हम तभी आएंगे जब ये लूप चलना बंद हो जाएगा, वरना ये इसी में चलता रहेगा, ठीक है ना। तो लेट मी रीराइट द कंडीशन, आई फिलहाल ना 10 पे करते हैं, 100 ही कर लो, चलो 100 कंफ्यूज ना हो। अच्छा, लेट्स रन इट अगेन। ये देखें, तो उसने शुरू किया, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, ठीक है, उसने 0 से शुरू किया, ठीक है, 1 2 3 4 अप टिल वो आता रहा, और 100 पे आके जब 101 उसने किया आई की वैल्यू को, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप उसने एग्जिट कर दिया, और हमारा ये वाला सी आउट वाली लाइन जो है ये रन हो गई कि द व्हाइल लूप हैज एंडेड, ठीक है, ये वाली लाइन ये रन हो गई, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ फारूक पूछो, अहमद। रॉन में हम लोग ये सेम चीज फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली, फॉर लूप्स देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू विद अ व्हाइल लूप, विद अ फॉर लूप जो आप व्हाइल से ना कर सको। फॉर लूप एक सिंप्लीफाइड वर्जन है व्हाइल लूप का, जिसका जो सिंटैक्स है समझने में ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो आप जो कुछ फॉर लूप से करते हो सब कुछ व्हाइल से भी कर सकते हो, बट अभी चूंकि व्हाइल फॉर लूप पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं फॉर लूप पे नहीं जा रहा, ठीक है ना। अच्छा, एक बच्चे ने कहा था कि उनको समझ नहीं आई, आप प्लीज मुझे चाहे पर्सनल चैट में सवाल लिख के भेज दें, अगर बोल के नहीं पूछना तो मुझे बताओ कि क्या समझ नहीं आई, ताकि मैं दोबारा समझा लूं। हाँ, क्या समझाऊं दोबारा? अच्छा, आई प्लस प्लस, ठीक है, ये तो इजी सीन है, यानी मैं आई की वैल्यू में +1 करना है, यानी मैं चाहता हूँ कि आई की जो वैल्यू है, करंट वैल्यू फॉर एग्जांपल शुरू में 0 थी, वो 1 हो जाए, तो आई विल से कि आई की वैल्यू को इक्वल कर दो टू आई प्लस 1, ठीक है, यानी आई की वैल्यू को सेट कर दो टू, अगर आई की करंट वैल्यू 0 है, 0 + 1 क्या होता है 1, तो आई की वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह से, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है आपको, या ये भी समझ, ये लाइन नंबर 12 भी समझ में आ रहा है? Yeah. ये आ गया ना? हाँ, तो वो जो आई प्लस प्लस है वो इसकी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सर हाँ, वेडनेसडे को सर हमें फॉर लूप पढ़ाएंगे या वो फिर नहीं आ रहा मेरे में? अगर सर ने वेडनेसडे को पढ़ा दिया तो फिर शायद आ जाए, लेकिन अगर आपको व्हाइल लूप आ गया तो फॉर लूप तो मजाक है, फॉर लूप इज इजियर देन व्हाइल लूप। ओके ठीक सर। साथ अभी सर आप कह रहे हो फॉर लूप एक स्टूडेंट, सर ने पढ़ाया फॉर लूप आपको भी? नहीं सर, अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ाया, सेक्शन ठीक 1 है, को तो नहीं। एक बच्चा कह रहा पढ़ा दिए,
सर हमारी कब क्लास पढ़ाया? ट्यूसडे और थर्सडे को होती है, उन्होंने अब तक सिर्फ अभी तो हमें भी नहीं पढ़ाया। अच्छा, तुम्हें पर्सनली पढ़ाया था? हाँ, फिर तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो। ठीक है, तो ये वाइल लूप जो बेसिक वाइल लूप है वो इस तरह से काम करता है। अच्छा, अब वाइल लूप, अच्छा ये देखो, ये भी चीज क्या आपने पहले, हमने आपको इफ स्टेटमेंट्स पढ़ाई। आपने फॉर एग्जांपल एक कंडीशन लिखी, इफ 2 इज लेस देन 3, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख देते हैं सी आउट हियर, कोई भी सी आउट कर दे देते, और एल्स में जाके ये वर्टिकली लाइन होनी चाहिए, आप समथिंग कुछ और सी आउट कर देते। ये आपने किया होगा ना पहले, बड़े सिंपल से इफ स्टेटमेंट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इफ स्टेटमेंट के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई एक ही चीज लिख सकते हो, या आप उसके अंदर सिर्फ सी आउट्स लिख सकते हो, या इस तरह की चीजें। आप कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इफ स्टेटमेंट के अंदर एक व्हाइल लूप पढ़ा हो, ठीक है, उसके अंदर एक और स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसके अंदर एक और व्हाइल लूप पढ़ा हो, उसके अंदर एक और स्टेटमेंट पढ़ी हो जिसका एक एल्स भी हो, उसके अंदर एक व्हाइल लूप पढ़ा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं पे कोई पाबंदी नहीं लगी हुई, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कोड क्या डिमांड करता है, आपने क्या करना क्या है, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर इफ, उसके अंदर व्हाइल, उसके अंदर इफ, उसके अंदर व्हाइल, ये चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की भी कोई अपने जहन में ना डालें कि आपने यू आर बाउंड टू डू थिंग्स अ सर्टेन वे, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, let's look at a question. Let me think of something. अच्छा, तो लेट्स से यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम जिसमें आपने एक वो कैलकुलेटर टाइप प्रोग्राम लिखा था एक जमाने में, जो आपसे लिखवाया था हमने, इसमें आप यूजर से दो नंबर्स लेते हो, उनको ऐड करते हो और उनका सम आउटपुट कर देते हो, राइट। तो वो सिंपल सा प्रोग्राम था। वो आप इस तरह करते थे कि आपने दो नंबर डिक्लेयर किया, एक्स वाई, ठीक है। आपने यूजर से कहा प्लीज एंटर टू नंबर्स, ठीक है। फिर आपने सीन एक्स कर लिया और सीन वाई कर लिया, ठीक है। और फिर आपने सी आउट कर दिया कि द सम इज एक्स प्लस वाई, ठीक है, इजी सीन था। अच्छा, लेट्स रन दिस। पहला नंबर मैं एंटर करता हूँ 2, दूसरा नंबर 3, ये 6, चलो 8 आना चाहिए आंसर। उसने कहा द सम इज 8, ठीक है, मजा आ गया। लेट्स से कि हमारे पास नंबर्स फिक्स नहीं है कि कितने नंबर वो यूजर एंटर करेगा, ठीक है। यूजर जितने मर्जी नंबर ऐड कर सकता है, ठीक है। अच्छे कैलकुलेटर्स में ऐसे ही होता है ना कि आप जितने मर्जी नंबर ऐड करते जाओ, आपका प्रोग्राम इनका सम निकालता जाता है, ठीक है। तो लेट्स से यूजर ने 10 नंबर को आपस में ऐड करना है, या 11 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें भी देयर इज अ रेपिटेटिव टास्क जो कि परफॉर्म होना है, ठीक है। जो नंबर आता जाएगा आप यूजर से इनपुट लेते जाओगे, उसको ऐड करते जाओगे, ठीक है। ये काम हमने करना है, और ये हम कब तक करेंगे, जब तक कि यूजर हमें कहे ना कि डेट्स इट, ठीक है। और ये कहने का तरीका ये हो सकता है कि अगर यूजर लेट्स से एक नेगेटिव नंबर एंटर कर दे, ठीक है, या जीरो एंटर कर दे। अगर यूजर जीरो एंटर करेगा तो हम समझेंगे कि यूजर ने और नंबर्स ऐड नहीं करने, और हम वहां पे अपना प्रोग्राम रोक देंगे और हम उसको सम दिखा देंगे, ठीक है। जब तक यूजर जीरो एंटर नहीं करता, वो कोई भी नंबर एंटर करता है, हम उसे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी हाउ दिस वुड गो, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है कि हमने काम वही करना है कि हमने एक नंबर डिक्लेयर किया, एक जो हमने यूजर से इनपुट में लेना है, ठीक है। इसको हमने यूजर से कहना है सी आउट प्लीज एंटर, ठीक है। और हमने उसको सीन में इनपुट ले लिया, ठीक है। ये वो नंबर है जो उसको हमने ऐड करना है, ठीक है। लेकिन ये काम हमने एक दफा नहीं करना, हमने इसको रेपिटेटिवली बार बार करते जाना है जब तक कि यूजर हमें इनपुट में जीरो ना दे, ठीक है। तो हम इस चीज को एक व्हाइल लूप में डाल देंगे। जब भी कोई काम आपने बार बार करना होता है ना, तब तक तो आप उस चीज को उसमें डाल देते हो व्हाइल लूप के अंदर, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर हमने एक ही दफा करना है, ठीक है, कि वो मेमोरी में वहीं पड़ा रहे, उसको बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये काम हमने बार बार करना है। बार बार हमने यूजर से कहना है कि भाई एक नंबर दो हमें, और वो हमने यूजर से नंबर इनपुट में लेना है, ठीक है। तो लेट्स पुट दिस इनसाइड अ व्हाइल लूप। कंडीशन मैं बताता हूँ अभी क्या होगी, ठीक है। ये एक व्हाइल लूप आ गई, ठीक है। तो ये कोड तब तक चलता रहेगा, तब तक हम यूजर से इनपुट लेते रहेंगे जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। और कंडीशन क्या मैं रखूंगा, मैं ये चाहता हूं कि ये कोड तब तक चले
जब तक कि यूजर 0 एंटर नहीं कर देता। तो कोई बता सकता है कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? एज लॉन्ग एज दैट कंडीशन इज ट्रू, हाँ क्या? while x is not equal to 0. while x is not equal to 0, ठीक है। एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज ट्रू, यानी जब तक के यूजर ने 0 एंटर नहीं किया हुआ तब तक हम यूजर से नंबर मांगते रहेंगे, ठीक है। और एज लॉन्ग एज द यूजर एंटर्स 0, अगर यूजर ने लेट्स से यहाँ पे सी एन एक्स में आके 0 एंटर कर दिया, तो आपको याद है ना कि ये कैसे चलता है? हम यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे आए, हमने चेक किया कि एक्स की करंट वैल्यू 0 तो नहीं है, ठीक है, नहीं थी 0, तो आपने ये कोड रन किया, आपने यूजर से कहा कि एक नंबर एंटर करें, आपने एक नंबर यूजर से इनपुट में लिया, ले लिया। अब आप आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पे नहीं आ जाएंगे, आप वापस ऊपर जाके कंडीशन चेक करेंगे, और अब एक्स की वैल्यू जो है बदल गई हुई है, क्योंकि हमने अभी भी एक्स की वैल्यू इनपुट में ली है, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन के यूजर ने क्या इनपुट किया था, दिस कंडीशन विल आइदर बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स। लेट्स से यूजर ने यहाँ पे 0 एंटर कर दिया था, तो जब हम कंडीशन चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और हम लूप को एग्जिट कर जाएंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड एज लॉन्ग एज द यूजर एंटर्स समथिंग अदर देन 0, लेट्स से यहाँ पे यूजर ने 7 एंटर किया था, तो आप जब वापस कंडीशन को चेक करने जाओगे तो यहाँ पे आएगा 7 एंड 7 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। तो हम दोबारा एक कोड रन करेंगे, हम दोबारा इनपुट लेंगे, विल कीप टेकिंग इनपुट, ठीक है। अभी हम सम कैलकुलेट नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इनपुट ले ही जा रहे हैं एज लॉन्ग एज द यूजर डज नॉट एंटर 0, ठीक है। अच्छा हाँ पूछो। सर मेरा सवाल ये था कि सर शाफी अपने लेक्चर में ही वाज कवरिंग स्टफ लाइक सी इन फेल और सी इन इग्नोर, तो वो हम कवर करेंगे, लाइक वी हैव टू नो दैट। पानी पी रहा था। अच्छा हाँ, सी इन फेल तब काम आता है, जिससे मैंने आपको एक दफा आई थिंक पिछली ट्यूटोरियल में बताया था कि अगर आप ये देखो यहाँ पे ये एक्स जो है ये एक इंटीजर है और मैं यूजर से कह रहा हूँ कि मुझे एक इंटीजर दो, ठीक है। और अगर यूजर यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट कर देता है, टर्मिनल में स्ट्रिंग लिख के इनपुट कर देता है, तो क्या होगा, तो सीन जो है वो फेल कर जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस आपको उसको हैंडल करना पड़ता है और उसके लिए सीन फेल है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर हम आपसे कहते हैं कि नहीं कि आपने इस तरह के केस को हैंडल करना, ठीक है। वो हमारे ऊपर है कि हम पूछते हैं कि नहीं। अगर सर ने पढ़ाया है तो इट्स पॉसिबल कि सर दे दें, लैब में नहीं तो थ्योरी में दे दें, तो उसको पढ़ लेंगे। रिवाइज करवा सकते हैं एक दफा उसके एग्जांपल के हाँ साथ? ठीक है मैं करा दूं। अच्छा मैं इसको पहले खत्म कर लूँ। अच्छा समवन इज आस्किंग कि कौन से लूप्स आने, व्हाइल लूप्स आने बिट में, ठीक है। और अगर तब तक सर ने फॉर पढ़ा दी हो तो शायद फॉर भी आ जाए, ठीक है। और कोई चैट में सवाल, ये क्या पूछ रहा आप सर, 0 की जगह इक्वल्स लिख सकते हैं, क्या मतलब 0 की जगह इक्वल्स कैसे आएगा? यानी ये हाँ मैं भी सम के लिए करने लगा हूं। अभी तो देखो हमने सम किया ही नहीं ना, अभी तो हम बस इनपुट लेते हैं और इस इनपुट से कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये चीज चल रही है कि नहीं। तो उसने कहा प्लीज एंटर अ नंबर, लेट्स से मैं नंबर एंटर करता हूं, उसने फिर से कहा प्लीज एंटर अ नंबर, क्योंकि अभी वो 0 नहीं है नंबर ना, मैंने एंटर किया 2, कहा प्लीज एंटर अ नंबर, मैंने कहा 3, प्लीज एंटर अ नंबर 4। वो कहता रहेगा, मैं जब जितनी मर्जी देर लगा रहा हूँ, एज सून एज आई एंटर 0 द प्रोग्राम एंड्स, ठीक है। तो वही अगेन वही अच्छा कैन वन ऑफ यू वॉक मी थ्रू कि यहाँ पे ये कोड कैसे चल रहा था, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। सर पहले हमने एक वेरिएबल लिया x जिसकी डाटा टाइप हमने इंटीजर डिक्लेयर कर दी, फिर उसके बाद हमने एक while लूप लगाया और while लूप के अंदर कंडीशन दी कि as long as x is not equal to 0, या हम इसे कोई और भी कंडीशन दे सकते थे कि 0 ना हो, 1 ना हो या 2 ना हो, as long as हम 2 या 3 एंटर करें, कोई भी नंबर एंटर ना करें। अगर वो नंबर एंटर कर दिया तो वो लूप कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टेटमेंट ये भी दे सकते हैं कि सी आउट द यूजर एंटेड 0, सो द लूप क्या कहते हैं खत्म हो गया। और अगर हम उस नंबर के बगैर कोई भी नंबर एंटर करते रहेंगे इस लूप के अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 6, तब तक लूप चलता रहेगा। एंड एज लॉन्ग भी जब भी जैसे हम वो नंबर एंटर करेंगे लूप खत्म हो जाएगा और वो ये क्या कहते हैं लूप एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, जैसे जैसे आपने 0 एंटर किया लूप एग्जिट हो गया। ये है प्रोग्राम का। बेहतरीन, ठीक है। अच्छा ये इसका भी पोल ले लेता हूँ कि ये समझ आइए कि सबको कि नहीं, ठीक है। इसी फिक्र में ये समझो, अभी बाकी चीजों पे आगे अभी ना जाए, सीन फेल वगैरह वो मैं बता दूंगा, अभी सिर्फ इसका बताओ कि समझ आइए कि नहीं।
मैं एक रीलॉन्च करता हूँ पोल। ठीक है, अपेरेंटली ये चीज सबको समझ में आ गई, कोई एक भी नहीं जिसको ना आई। गुड। अच्छा जी, अब अभी हमने इसको सम नहीं किया, हम हर स्टेप पे x की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, उसको कंडीशन दोबारा चेक करते हैं, फिर x की वैल्यू मांग लेते हैं, लेकिन x की वैल्यू के साथ कुछ करते नहीं है। हमने बेसिकली सम निकालना है ना, तो सम के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट सम कह लेते हैं उसको, उसकी वैल्यू पहले हम 0 रख देते हैं, और जैसे जैसे हमारे पास x की वैल्यू आती जाएगी हम सम में उसको डालते रहेंगे, तो हम कहेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस x। तो सम की जो करंट वैल्यू उस वक्त होगी उसमें x को हम ऐड कर देंगे और वापस सम में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो लेट मी pick up my tablet and let's go over one iteration of how this program will work. नहीं जनाब, इसको मैं सेट कर दूंगा। अच्छा, तो आप जब यहाँ पे आए, आपके पास मैं ना एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, टेबल, ठीक है। ये टेबल नजर आ रहा है ना? यस ये वेरिएबल सम की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, लेट्स से यहाँ हम वेरिएबल x की वैल्यू लिख देते हैं, इस कॉलम में हम वेरिएबल सम की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं देखते हैं, जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप जब शुरू में लाइन नंबर 8 पे आए, आपने एक वेरिएबल x डिक्लेयर किया, उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर नल पड़ा होता है, लेकिन वो अभी हमने नहीं पढ़ा, तो लेट्स से कुछ भी नहीं पड़ा उसके अंदर, ठीक है। सम की वैल्यू हमने लाइन नंबर 9 पे आके उसको 0 डिक्लेयर कर दिया, तो सम के अंदर 0 पड़ा, ठीक है। व्हाइल लूप में आप आए, आपने चेक किया कि x की वैल्यू 0 तो नहीं है, x में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो x की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो वी रन दिस लाइन ऑफ दिस पीस ऑफ कोड, ठीक है, हमने इसको रन करना है। हमने कहा यूजर से कि हम एक नंबर दें, हमने सीन किया x की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज अब ना हमारी गुजर गई है, दिस हैज पास्ड, तो यूजर ने हमें एक नंबर दिया, लेट लाइन नंबर 13 के ऊपर, लेट से यूजर ने एंटर कर दिया 1, यूजर ने हमें x की वैल्यू दे दी 1। लाइन नंबर 14 पे हमने क्या किया, हमने कहा कि सम की जो करंट वैल्यू है वो क्या है, सम की करंट वैल्यू क्या है, 0 है ना, उसके अंदर x को ऐड कर दो, और x की वैल्यू क्या है 1, तो उसके अंदर 1 ऐड कर दिया, और उसको वापस स्टोर कर दो इन सम, ठीक है। तो सम के अंदर हमने नई वैल्यू क्या स्टोर कर दी है 1, तो सम की वैल्यू अब 1 हो गई, ठीक है। अब आपने ये चूंकि ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड रन हो गया यहाँ से यहाँ तक, अब आप फिर ऊपर गए कंडीशन को चेक करने के क्या इसको दोबारा रन करना है कि नहीं करना। कंडीशन आपने चेक की क्या x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू 0 तो नहीं है, ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज ट्रू, हमारी x की वैल्यू 1 है एट दिस करंट मोमेंट, ठीक है। तो हम ये कोड दोबारा रन करेंगे, देखो x की वैल्यू 1 है ना, तो हम ये वाला पूरा कोड दोबारा रन करेंगे। तो आप फिर नीचे आए, आपने फिर यूजर से कहा एक और नंबर एंटर करो, आपने यूजर से इनपुट लिया, लेट्स यूजर ने एक दफा 2 एंटर कर दिया x के अंदर, ठीक है। अब आप लाइन नंबर 14 पे क्या करेंगे, लाइन नंबर 14 पे आपने कहा है कि सम के अंदर हमने एक नई चीज स्टोर करनी है, वो चीज क्या है, वो है सम प्लस x, सम की करंट वैल्यू विच इज 1, ठीक है, सम के अंदर करंटली 1 पड़ा हुआ, ठीक है, प्लस x के अंदर करंटली क्या पड़ा हुआ है, अभी अभी हमने x को इनपुट में लिया है, ठीक है ना, x के अंदर करंटली पड़ा हुआ है 2, इसका आंसर क्या आ जाता है 3, तो ये वैल्यू सम के अंदर स्टोर हो जाएगी, विच इज, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, तो फॉर एग्जांपल इसके बाद यूजर ने जो है 4 एंटर कर दिया, ठीक है, एक आखिरी इटरेशन में दिखा दो, ठीक है। आप फिर अभी ऊपर आए थे, आपने ये कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन ट्रू थी, तो आपने फिर से एक कोड रन किया, आपने कहा यूजर से कि मुझे एक नंबर दो, यूजर ने नंबर दिया, आपने उसको इनपुट में लिया लाइन 13 में, फिर आप लाइन 14 पर आपने फिर से सम प्लस x किया, विच इज व्हाट, सम की करंट वैल्यू है 3 और x की करंट वैल्यू है 4, जो यूजर ने अभी एंटर किया, इसका आंसर क्या आता है 7, ये आपने सम के अंदर स्टोर कर दिया। तो नोटिस कर रहे हो कि 7 जो है इट इज इक्वल टू 4 + 2 + 1, है ना। तो सम के अंदर हमेशा आपके पास x की वैल्यूज का सम पड़ा होगा, ठीक है। यानी बेसिकली इस तरह हो रहा है कि आपके पास सम की जो वैल्यू होती है, जो भी x की वैल्यू आती है ना, आप उसको उसके अंदर ऐड कर देते हो, ठीक है। फिर एक नई x की वैल्यू है, आपने उसको भी ऐड कर दिया सम के अंदर, एक और वैल्यू है, आपने उसको भी सम के अंदर ऐड कर दिया। सम इज लाइक अ बॉक्स जिसके अंदर आप x की वैल्यूज डाली जा रहे हो, ठीक है, इसको इस तरह से इमेजिन करो।
ठीक है, दिस इज हाउ दिस कोड इज वर्किंग। तो लेट्स रन इट वंस। और हमने यहाँ ये भी करना था कि जब ये व्हाइल लूप एग्जिट हो जाए, ठीक है, जब यूजर 0 एंटर कर दे, विच मींस कि यूजर ने अब और नंबर्स एंटर नहीं करने, तो हम सम की वैल्यू को आउटपुट कर दें जो हमने सामने निकाला, द सम इज सम। ठीक है, लेट्स रन इट अगेन। प्लीज एंटर नंबर। तो मैं यही नंबर ऐड करता हूँ 1 2 और 4। तो मैंने 1 एंटर किया, ठीक है, उसने दोबारा मेरे से नंबर पूछा। अब याद रखिए हुआ क्या, मैंने यहाँ पे अब आया था, उसने मेरे से 1 नंबर पूछा, मैंने उसको 1 दे दिया, तो उसने सम के अंदर क्या स्टोर कर दिया, सम प्लस 1। ठीक है, सम की वैल्यू 0 थी, ये थी 0, एक्स की वैल्यू मैंने 1 एंटर की थी। ठीक है, इसका आंसर क्या आया, 0 + 1 = 1। तो सम के अंदर उसने 1 स्टोर कर दिया। ठीक है, जैसा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इधर ये टेबल के अंदर, सम की वैल्यू 1 हो गई है। और वो अब ऊपर आया, उसने कंडीशन चेक की है, कंडीशन अभी भी ट्रू ही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 नहीं है अभी भी। उसने दोबारा मेरे से एक और नंबर मांगा है और उसने सीन किया है। यहाँ पे है करंटली हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं उसे एक और नंबर देता हूँ, मैं उसे दे देता हूँ 2। ठीक है, तो उसने फिर लाइन नंबर 14 पे वो गया, उसने सम के अंदर 2 भी ऐड कर दिया, तो सम की वैल्यू अब 3 हो गई। ठीक है, फिर कंडीशन चेक की, कंडीशन अभी भी ट्रू ही है। उसने दोबारा ये कोड रन किया, तो अब देखो वो दोबारा मेरे से इनपुट मांग रहा है, ये वाली लाइन रन हो रही है, फिर मेरे से इनपुट मांग रहा है। मैं 4 लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसने अब सम के अंदर 4 भी डाल दिया, मेरे से दोबारा इनपुट मांग रहा है। अब अगर मैं 0 एंटर कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, सम के अंदर 0 ऐड हो जाएगा, जिससे सम की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी चीज में 0 ऐड करने से उसकी वैल्यू वही रहती है ना। सम में 0 ऐड हो गया और फिर जब उसने ये कंडीशन चेक की तो एक्स की करंट वैल्यू 0 थी, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। ठीक है, दिस हैज बिकम फॉल्स। तो अब ये लूप एग्जिट हो जाएगा, अब ये कोड रन नहीं होगा और आप आगे आ जाओगे लाइन 17 पे, जो कि सम की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो देखो मैं 0 एंटर करता हूँ यहाँ पे, इट सेज द सम इज 7।